Hello and welcome to the channel once again. My name is Harshit Rana and you are watching Score Booster series. This is the episode number 6. If you are preparing for HP Set, YSP UGET and AMRU CET for nursing and paramedical, this is one stop solution for you. This series is very helpful in your exam preparation और इस सीरीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके रिजल्ट पर ज़रूर दिखेगा, ट्रस्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं स्कोर बूस्टर सीरीज लेक्चर नंबर 6। देयर इज अ कोट विच सेज सिंपली, स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटीज, इट कम्स फ्रॉम योर इंडोमिटेबल विल। आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, राइट। अगर आपका को ना बोलते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आपकी इच्छा शक्ति, आपका जो मन है, ठीक है, आपका जो माइंड है, अगर वो एक तरीके से अलाइन है, सो देन डेफिनेटली यू डू योर वर्क। सो बी पॉजिटिव एंड अपने दिमाग को और अपने दिल को एक कोऑर्डिनेशन में लेकर के आइए कि हमें ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्रैक करने हैं। नॉट जस्ट क्रैक करने हैं बट एक टॉप रैंक सिक्योर करनी है, ताकि काउंसलिंग के टाइम पर हमारा चॉइस का हमें कॉलेज मिले, हमारे चॉइस का हमें अपना कोर्स मिले। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, जहाँ पर प्रिज्म जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जैसा एक सवाल पहले भी मैं करा चुका था, उसमें कुछ डाउट्स थे, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ विद द न्यू कॉन्सेप्ट, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि एक इंसिडेंट लाइट है जो कि 45 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, ए बी वाली साइड पर। दिस इज साइड ए बी, ठीक है। एंड द फेस ए बी रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी एंड रिफ्लेक्शन एट फेस ए सी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो सिंपली ये कहा गया है, देखो, जब भी प्रिज्म का एक साइड पॉलिश्ड होता है या फिर एक साइड सिल्वर्ड होता है या फिर पॉलिश्ड होता है, तो दैट मीन्स कि जो लाइट रे है वो उस प्रिज्म से बाहर नहीं जाती, ठीक है, वो अपना रास्ता जो है रिट्रेस कर लेती है। तो ये जो रेड कलर से मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये साइड पॉलिश्ड है। लाइट इस प्रिज्म के अंदर आएगी बट बाहर नहीं जाएगी, वो अपने उसी वापस रास्ते से लौट जाएगी, समझे। सो ये लाइट रे आती है, प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, बट वो अपना रास्ता जो है वो रिट्रेस कर लेती है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है प्रिज्म का, और प्रिज्म का एंगल जो 30 डिग्री है वो हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। इज इट क्लियर? समझ में आया ये पूरा जो फिनोमेना है? अब आप यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके पास में जो ये है एंगल है प्रिज्म का वो 30 डिग्री है, राइट। जो इसको हम ए बोलते हैं, जो ए हमारे पास में एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज 30 डिग्री। और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, राइट, वो एक्चुअली में आता कैसे है? एंगल ऑफ प्रिज्म आता है जब हम R1 प्लस R2 करते हैं। सर ये R1 और R2 क्या है? R1 है रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, एंड जब लाइट रे एंटर करेगी कहीं पे टकराएगी, ठीक है, बट वो अपना पाथ वापस कर लेती है, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। दो जगह पे रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए R1 एंड R2 वहाँ पर हम लोग लेते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? सो इस केस में जब एक साइड हमने सिल्वर कर दी, एक साइड हमने पॉलिश कर दी, तो वहां पर जो R2 होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, तो R2 कहां से आएगा, समझे। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है कि R1 प्लस R2 से हमें एंगल ऑफ प्रिज्म मिलता है, बट इन दिस केस द R2 इज 0 बिकॉज रिफ्रैक्शन एट सेकेंड फेज हो ही नहीं रहा, वहां पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट जैसे गई थी वैसे वापस आ रही है, समझे? क्लियर हुआ? रिलैक्स, कूल, पानी पी लीजिए, ये आपको डाइजेस्ट करनी है चीज, राइट। सो अब हमें R1 पता है और हमें I1 भी पता है, तो यहाँ पर स्नेल्स का जो
एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, वो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई कितना होगा? साइन आई होगा सर साइन 45 डिग्रीज अपॉन साइन 30 डिग्रीज। ओके, सो साइन 45 कितना होता है? साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, राइट? मैं सही हूं ना? साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन 30 होता है 1/2, तो 1 अपॉन 2 अपॉन 1/2, तो दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 2। ये हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 2√2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 2 इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आया? अंडर रूट 2। कैसे आया? हमने वही किया ना, ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 2√2 हो गया और नीचे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज अंडर रूट 2। ओके, क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। लिख लो इसको अपनी नोट्स कॉपी में, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और इसको जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्कोर बूस्टर सीरीज़ की टीआरपी बहुत डाउन है। टीआरपी को बढ़ाएंगे आप लोग तो आगे और फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स आएंगे, अदरवाइज टाइम लगेगा लेक्चर्स में, फिर धीरे धीरे चलेगा चीज़ें। अगर अच्छी टीआरपी आती है तो फटाफट से लेक्चर्स आपको मिलेंगे। टीआरपी का मतलब होता है इन इंग्लिश वी से टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। तो ऐसे ही जितना ज़्यादा व्यूज़ काउंट होगा उतना हमें पता चलेगा कि हमारी सीरीज़ से जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है मार्केट में, तो हम और इम्प्रूव अपने कंटेंट को करेंगे। सो प्लीज़ लाइक्स कीजिए, एंड इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि एज मैक्सिमम यू कैन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू इट। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। Here's question number 2 in front of you, very easy. Question says the minimum energy required to eject an electron from an atom is called. वो जो मिनिमम एनर्जी होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एनर्जी को, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी किसी भी एटम को, अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, राइट? सो वर्क फंक्शन एक तरीके से एक लालच आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप इलेक्ट्रॉन को उसके घर से बाहर बुला सकें। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, एंड वर्क फंक्शन भी एक टाइप का एनर्जी ही है, याद रखना। आगे क्वेश्चन में इस चीज़ को मैं आपके ना यूज़ करवाऊंगा, ठीक है? वर्क फंक्शन इज ऑल्सो एनर्जी, याद रहेगा ना? ओके, क्वेश्चन सेज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस कैन बी सप्लाइड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेसेस। अब वो जो मिनिमम एनर्जी है जिसको अभी अभी हमने उसका नामकरण किया है वर्क फंक्शन, तो वो जो मिनिमम एनर्जी है वर्क फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए ज़रूरत होता है किसी भी मेटल सरफेस से, किसी भी एटम से, ठीक है? तो उस
प्रोसेस के अंदर कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है, किन किन तरीक़ों से हम वो जो मिनिमम एनर्जी है वो प्रोवाइड करा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो थर्मियोनिक इमिशन, आप गर्म कर दो, हीट प्रोवाइड कर दो, ठीक है, या फिर फील्ड इमिशन, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो कि सनलाइट, मतलब पढ़ेंगे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो दैट इज़ यही है कि किसी भी मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ देयर, फील्ड एमिशन इज़ देयर, थर्मियोनिक एमिशन इज़ देयर। एनसीईआरटी में एक बार ना थ्योरी पढ़ लेना इसकी, एनसीईआरटी से जो डुअल नेचर वाला चैप्टर है वहाँ से ये सारी इनकी ना डेफिनेशन दी हुई है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की भाषा रट के जाना, पेपर में सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, उसके बाद अगला सवाल हमारे सामने, व्हाट डज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीज? व्हेन डज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम मेटल इंक्रीज? कब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली आपसे पूछा है कि किस कंडीशन में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल सरफेस से ज़्यादा निकलेंगे। अगर जो इंसिडेंट जो लाइट होगी अगर उसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? दिमाग में घुस रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द लॉजिक्स एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो आपको करना आना चाहिए। सो मैं आपका लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को, आई होप इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन के अंदर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, वहाँ पर ये बहुत हाईलाइटेड रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ और बहुत अपडेटेड सवाल है। जिस सवाल के अंदर क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है क्वेश्चन में। बेसिकली यू हैव गिवन अ वेवलेंथ दैट इज 6000 एर्मस्ट्रॉन्ग। तो 6000 एर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स। ओके, ये आपको वेवलेंथ यहाँ पे दी हुई है। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ, 3 जीरोज यहाँ से गायब हो जाएंगी और यहाँ से 3 नंबर गायब हो जाए, तो जो होगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। आई कैन राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म, दिस इज 6। ओके, सो यू विल हैव टू टेल द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो आपको बताना है वर्क फंक्शन कितना होगा ऑफ द मेटल इज। ठीक है, बेसिकली आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है और वर्क फंक्शन भी एक टाइप का एनर्जी ही है। तो एनर्जी आपको निकालना है, वर्क फंक्शन को ऐसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला ही होगा hc/λ। अब देखो, जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो तो अपने को मालूम है, ठीक है, ये है, बट hc क्या है? hc होता है h जो आपका होता है ना, जिसका वैल्यू है 6 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो h का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट आई गेस, और c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको h, ये जो इतना बड़ा नंबर है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, इसको जो लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। रिजल्ट याद रखो, बहुत यूज़ होगा, मतलब बहुत काम में आएगा ये। सिर्फ रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो। अगर हम HC करते हैं और HC का वैल्यू बहुत जगह पे यूज़ होगा, अगर आप HC करते हो तो डायरेक्टली पता है आप क्या लिख सकते हो? HC की जगह पे डायरेक्ट पता है क्या लिख सकते हो? ये याद रखो, ये चीज़ें याद रखो, ये तो दिमाग में छाप लो, रट लो। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25, ये आप लिख सकते हो HC की जगह पे डायरेक्टली। बहुत टाइम सेव होगा, इसीलिए स्कोर बूस्टर सीरीज़ है। आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत बच्चे ना अपना टाइम वेस्ट कर देंगे पेपर में। वो पेन और पेपर, रफ पेपर लेंगे, HC को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर भी उनका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, उनका टाइम भी वेस्ट होगा, दिमाग पे बहुत जोर पड़ेगा।
और सी को मल्टीप्लाई करने पे बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम मिलेगा। तो आपको थोड़ा स्मार्टली अपना पहले से प्रिपेयर रहना है कि एच और सी यानी कि 2 इंटू 10⁻25, लैम्डा है आपके पास में 6 इंटू 10⁻7, और फटाफट से इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे और अपने एग्जाम में लिख देंगे। तो 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दीज आर 5 ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। दैट इज़ फॉर यू। बस आपको इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। क्लियर है सभी को? थोड़ा मैं आगे इसको सॉल्व करूँ तो 2 इंटू 6, 2/6 इंटू 10⁻7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻18। तो देख लेना 2/6 करके जो आंसर आएगा उसको मार्क कर देना पांचों में से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आई एम वेटिंग कि कौन सिंसियर स्टूडेंट है। देखो, सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। जो सिंसियर है, चीज़ों को फॉलो कर रहा है, मेहनत कर रहा है बेसिकली, वो अपना ड्रीम कॉलेज और अपना ब्रांच जो भी उसको चाहिए, पैरामेडिकल में भी रेडियोलॉजी होता है आपके पास में, और ओटी होता है, ऑपरेशन और टेक्नीशियन, जो आपकी चीज़ें हैं, डायलिसिस वाला ब्रांच होता है, तो उसका भी ना प्रेफरेंस बनता है काउंसलिंग के टाइम पे कि आपको कौन सा किस ब्रांच में आपको चाहिए। तो वहाँ पे आपके रैंक और मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट इस चैनल पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलेंगे। तो दैट्स वाई यू शुड सब्सक्राइब इट and share with all your friends. Okay. तो नेक्स्ट थोड़ा सा एक नोट आपको पढ़ना है। आई गेस आपको सब ये लिखा हुआ दिख रहा है ना स्क्रीन पे, मैं इसको फिर भी बोल देता हूँ। ये हम एक्चुअली अब केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे आ गए हैं, जहाँ पर अब हमें अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, दिस इज हुंड्स रूल, HUNDS, हुंड्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो ये 3 चीज़ें हैं, आपको इनको आना चाहिए पढ़ना। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें हमें बता क्या रही हैं कि ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, किन लॉज पे वो बेस होती है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज अफबाउ प्रिंसिपल, द सेकेंड इज हर्न्स रूल, एंड द थर्ड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं, व्हाट दीज वांट्स टू से टू अस। ऑल राइट, सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो अफबाउ प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है उनकी एनर्जी के। राइट, याद रखेंगे आप सभी। एंड जो हर्न्स रूल है, HUNDS, हुंड्स रूल है ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो ये कहता है कि ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल शुड बी सिंगली फिल्ड बिफोर दे गेट डबली फिल्ड और दे पेयर अप। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल P है तो P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, PX, PY, PZ। तो पहले क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो फिर आप वहाँ पे पेयरिंग करना शुरू करते हैं। दैट इज हर्न्स रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट स्टेट्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सिमिलर। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के एटम के अंदर में जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, सो याद रख लो 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कैसा आएगा, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटम की किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। सो आप इस क्वेश्चन को वैसे भी देख के भी और आउट एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। देखो S तो सब में फील्ड ही है और अच्छे से फील्ड है। ठीक है, जो P है ये देखो, ये सारे एक तरफ हैं और ये सारे एक तरफ हैं। ऐसे फिलिंग नहीं हो सकती कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर है, एक का नीचे, एक का ऊपर, एक का नीचे। मतलब सिंगल बॉक्स के अंदर ही ऊपर नीचे होगा। ठीक है, बाकी बॉक्सेस में सीक्वेंस वाइज उनकी फिलिंग होती है। समझ रहे हो आप सभी? तो P में आप देखोगे कि
सिंगल देखो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको सिंगल फील्ड करना है, एक एक सबको देना है, तो पी में सबको एक एक मिला, बट उनका अरेंजमेंट देखो ना, अरेंजमेंट में एक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब हम फिल कर रहे हैं तो वो सेम स्पिन में होंगे, फिर जो दोबारा से इलेक्ट्रॉन होगा आएगा अगर, तो वो डिफरेंट स्पिन में जाएगा। सो ये आप अपने माइंड में इसको इमेज को कैप्चर करो। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और डी बी। यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेके थ्योरी पढ़ लो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन टू दीज लेक्चर्स। यू कैन रीच आउट टू अस एट आवर व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 6397306664, ओके। एंड दिस इज माई ऑफिशियल Instagram ID Harshit Rana Official. If you want to join our premium WhatsApp study group, you can contact to me on my WhatsApp 63973066 और मेरी Instagram ID Harshit Rana Official। यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको हमारा प्रीमियम स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो। ग्रुप के अंदर आपको एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है, कुछ सैम्पल पेपर्स, डेली अपडेट्स, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आता है नया तो वो सबसे पहले ग्रुप पे शेयर कर दिया जाता है। सो इट्स एक तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम है जो जहाँ पर आप अपने आप को इनरोल्ड करा सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट वेलकम, और इसका फ़ी ओनली 99 रुपीज़ है, तो वो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स, सी यू सून, वेरी सून, आई गेस कल लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ टीआरपी बढ़ाओ यार इस सीरीज़ की, ओके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।